हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रूल्स बाय विशु पर। तो आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम 4 से 5 दिनों में पढ़ेंगे। 2-3 घंटे पढ़ेंगे, 4 से 5 दिन में हम पूरी केमिस्ट्री को कवर कर लेंगे। जो पूरी केमिस्ट्री है, हम लूस एंड की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो आज हम जानते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री क्या है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के जो पहले लोग थे उसको कीमिया शब्द से जानते थे। कीमिया शब्द का अर्थ होता है काली मिट्टी। जो इसके खोजकर्ता थे वो थे लेवाइसियर। अब इसकी हम बात कर लेते हैं। जो रसायन विज्ञान होता है, जो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री होता है, उसको कहते हैं केमिटिंग। केमिटिंग कहते हैं स्टडी ऑफ केमिस्ट्री को। तो हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संगठन, गुण तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का पता लगाया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। तो अब लिखते हैं हम रसायन विज्ञान की वह शाखा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संगठन संगठन, गुण तथा संरचना में संरचना में होने वाले परिवर्तन होने वाले होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान क्या है? वे शाखा जिसके अंतर्गत संगठन, गुण तथा उसमें संरचना में होने वाले जितने भी परिवर्तन होते हैं उनके अध्ययन को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो कीमिया शब्द से हुई है। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति रसायन विज्ञान की उत्पत्ति जो है वो कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी, जिसका अर्थ है काली मृदा। अब हम बात कर लेते हैं, जो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री होता है उसको हम केमिटिंग कहते हैं। स्टडी ऑफ केमिस्ट्री को हम कहते हैं केमिटिंग। केमिटेकिंग कहा जाता है स्टडी ऑफ केमिस्ट्री को। जिसके खोजकर्ता हैं स्टडी यानी रसायन विज्ञान के फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवाइसियर। इसकी खोजकर्ता कौन है? लेवाइसियर हैं। जो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री होता है वो होता है केमिटिंग। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है? कीमिया शब्द से हुई है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संगठन, गुण तथा संरचना में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसको हम रसायन विज्ञान के अध्ययन को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब इसके आगे बारे में जानते हैं। रसायन विज्ञान होता है, अभी पदार्थ आता है। पदार्थ होता है कि दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई भी जिसका अपने एक द्रव्यमान होता है, जो अपना स्थान घेरती है, उसका भार होता है, वो क्या होता है? पदार्थ होता है। हवा है, हवा है, या हमारे यहाँ पे कुर्सी हो गई, मेज हो गई, कुछ भी है जो अपना जिसका अपना द्रव्यमान भी होता है और वो अपना स्थान घेरती है, वो क्या होता है? पदार्थ होता है। जिसका खुद का क्या होता है? द्रव्यमान होता है एंड स्थान घेरती है। जैसे एग्जाम्पल में हवा भी है, हवा हो गया, मेज, कुर्सी, कुछ भी जो भी है वो सब क्या है? पदार्थ है। पदार्थ है।
अब ये पदार्थ है, पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। इसका अदर नेम क्या है? द्रव्य भी कहा जाता है। इसको द्रव्य भी कहा जाता है पदार्थ को। अब द्रव और द्रव्य में फर्क है। जो ये होता है द्रव, ये होता है द्रव्य। अब द्रव्य, द्रव जो होता है वो द्रव्य का भाग होता है। द्रव जो होता है इसके अंदर होता है। द्रव जो होता है वो इसके अंदर होता है द्रव्य। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य का एक भाग है। अब अम्लीकरण जो होता है मेनली टू टाइप से होता है। रासायनिक परिवर्तन एक होता है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो होता है इसमें 5 अवस्थाएं आती है। वैसे तो मेनली 3 है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन एक होती है प्लाज्मा की अवस्था, एक होती है आइंस्टाइन बोल्स की अवस्था। इसमें जो है भौतिक परिवर्तन में क्या आता है? भौतिक परिवर्तन में एक शुद्ध पदार्थ आते हैं, एक मिश्रण आता है। तो हम बात करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण रासायनिक अवस्था के आधार पर, एक होता है भौतिक अवस्था के आधार पर। एक होता है रासायनिक अवस्था। जो हमारी भौतिक अवस्था होती है वो मेनली वैसे तो 3 टाइप्स की होती है, बट 5 टाइप्स की होती है। पढ़ेंगे हम 5 टाइप्स के बारे में। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस, एक होता है गैस, एक होती है प्लाज्मा की अवस्था, एक होता है बोस आइंस्टाइन। बोस आइंस्टीन होती है ये 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन। अब इसमें रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात कर लेते हैं। जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो 2 टाइप्स में होता है। एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है मिश्रण। अब हमारा शुद्ध पदार्थ भी 2 टाइप्स में विभाजित होता है। एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। अब होता है समांगी मिश्रण, एक होता है बिस्मांगी। बिस्मांगी। अब हमारे तत्व भी जो होते हैं, तत्व भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है धातु, एक होता है उपधातु, एक होता है अधातु। अब यौगिक भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक। तो ये है पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण में क्या होता है कि इसमें भौतिक अवस्थाएं हैं। भौतिक अवस्थाएं 5 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन। ये अब इसमें रासायनिक अवस्था जो होती है, रासायनिक अवस्था में एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में जो होता है इसमें 2 टाइप्स में भी होता है। एक तो होता है तत्व, एक होता है यौगिक। तत्व भी जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, धातु, उपधातु एंड अधातु। अब यौगिक भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। मिश्रण जो होता है 2 टाइप्स का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है बिस्मांगी मिश्रण। अब हम इसमें क्या करते हैं कि एक-एक के बारे में जानेंगे। पहले ठोस के बारे में जानेंगे, फिर द्रव के बारे में, गैस, प्लाज्मा। एक-एक करके सबके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कर लेते हैं ठोस के बारे में। ठोस में क्या होता है? इनका आकार आकार इनका जो ठोस में क्या होता है, इनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। मान लो इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इसमें ठोस में जो अणु होते हैं इस टाइप के, बिल्कुल ऐसे आपस में भिड़े हुए होते हैं, कोई भी स्पेस नहीं होता। गति करने के लिए कोई भी स्पेस नहीं होता, जिसके कारण ये आपस में हिल ही नहीं पाते हैं। तो इनका आकार भी निश्चित होता है, जैसे बर्फ का टुकड़ा, ये ऐसे होते हैं इसमें। तो ठोस जो होते हैं जिनका आकार में निश्चित होता है, तन में निश्चित होता है। लेकिन इसमें जो होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस में जो अणु होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत पास पास में होते हैं, जो गति करने में सक्षम नहीं होते, इधर उधर नहीं जा सकते। तो ठोस में क्या लिखते हैं?
इनका आकार भी निश्चित होता है एंड आयतन भी। आकार एंड आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब देखो केमिस्ट्री तो वैसे सब लोगों ने केमिस्ट्री अधिकतर लोगों ने पढ़ रखी होगी, तो हम क्या करेंगे इसमें शॉर्ट शॉर्ट में सब जानकारी प्राप्त कर लेंगे, ज्यादा शॉर्ट भी नहीं जाएंगे, लेकिन मैं डेफिनेशन ऐसे लिखूंगी ना ही इसमें थ्योरी तो कोई आने वाली है नहीं कि हाँ उसमें थ्योरी लिख के आनी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ऐसे पढ़ेंगे और हम ठीक कर जाएंगे। तो इसमें जो होता है ठोस आकार भी आकार निश्चित होता है एंड इसमें आयतन भी निश्चित होता है। इसमें ऐसा इसलिए होता है कि जो कि इसमें ठोस के जो अणु होते हैं बहुत ही आपस में सघन माध्यम से जुड़े होते हैं, बहुत ही पास पास में होते हैं। आकार आयतन निश्चित होता है। इसमें इस तरीके के जो होते हैं ये अणु आपस में मिले हुए होते हैं, जिसके कारण जो होते हैं कण एक दूसरे के स्थान परिवर्तित नहीं कर पाते, ना ही गति कर पाते हैं। ठोस हो गया। अब हम पढ़ते हैं द्रव के बारे में। बात करें ठोस में एग्जाम्पल की, बर्फ। अब हम बात कर लेते हैं द्रव के बारे में। द्रव जो होता है, द्रव में इसका क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन मतलब अगर यहाँ पे हमने एक कटोरी ले ली, यहाँ हमने एक गिलास ले लिया, इसमें हमने पानी रखा, इसमें भी हमने पानी रखा। अब ये क्या है, जब ये इसका आयतन निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता आकार नहीं होता। अगर पानी हमने इसमें रखा तो ये आकार इस आकार का है, लेकिन जब हम पानी को इस गिलास में करेंगे तो ये गिलास का आकार ले लेगा। तो इसमें कहा गया है कि इसका आकार तो निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। इसके हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, पानी। अब आता है गैस के बारे में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इसमें अणु होते हैं वो इतनी दूरी पर होते हैं, ये तो ये आपस में क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, गति कर लेते हैं, यहाँ आएगा, ऐसे गति करते रहते हैं। अब हमारा गैस आता है। गैस में क्या होता है, ना तो इनका आकार निश्चित होता है ना इनका आयतन निश्चित होता है, ना तो इनका आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। ना तो इनका आकार निश्चित होता है ना इनका आयतन निश्चित होता है। इसमें जो होते हैं इस तरीके से होते हैं इसमें अणु, ऐसे। जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, भाप। भाप जब उड़ती है तो क्या उसमें किसी पात्र में हम बंद कर सकते हैं, नहीं। तो इसका ना ही तो आकार निश्चित होता है ना इसमें आयतन निश्चित होता है। एग्जाम्पल हम इसके भाप की बात करते हैं। अब भाप जो होता है इसमें हम विसरण कहते हैं, भाप को विसरण। विसरण जो होता है टेम्परेचर बढ़ने पर विसरण तेजी से फैलता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, विसरण तेजी से फैलेगा। विसरण का मतलब होता है अधिक अधिक ऊर्जा वाले ताप से निम्न ऊर्जा वाले ताप की ओर क्या करता है, ये फैलता है। तो पहले विसरण के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। विसरण क्या होता है कि अधिक सांद्रता वाले ताप से कम सांद्रता वाले ताप की ओर क्या करता है, गति करता है। अधिक सांद्रता वाले ताप से कम सांद्रता वाले तत्व की ओर गति करता है। की ओर गति करता है। अब मान लो जब इसका क्या कहते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान अगर बढ़ेगा तो विसरण भी बढ़ेगा, यानी विसरण दूर तक फैलता है। फैलना कहते हैं, मान लो हमारे घर में कोई गर्म सब्जी बन रही है, तो सब्जी बनती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। अब
जो गरम सब्जी की जो खुशबू होती है वो दूर तक फैलती है। तो इसका यही कारण है, अगर तापमान बढ़ेगा तो विषण दूर तक फैलता है। एग्जाम्पल लिख लो इसका, गरम सब्जी की खुशबू का दूर तक फैलना। गरम सब्जी की खुशबू का दूर तक फैलना, ये हो गया दूर तक फैलना। तो हमने ठोस के बारे में जान लिया, द्रव के बारे में, गैस के बारे में। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो भौतिक परिवर्तन में चौथी अवस्था होती है। प्लाज्मा के कारण जो सूर्य, ये तारों में जो चमक दिखाई देती है वो प्लाज्मा के कारण ही होती है। ये हम इसमें बात कर लेते हैं प्लाज्मा। ये जो है पदार्थ की फोर्थ अवस्था है, अत्यधिक ताप पर ही संभव है। अत्यधिक ताप पर ही संभव है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें, जो तारों में चमक होती है वो इसी के कारण होती है। सूर्य जो चमकता है वो भी इसी के कारण चमकता है। तो ये है प्लाज्मा। फोर्थ अवस्था होती है, अधिक ताप पर ही संभव है। तारों में जो चमक होती है वो प्लाज्मा के कारण होती है। अब हम बात कर लेते हैं बोस-आइंस्टीन। बोस-आइंस्टीन क्या है? पदार्थ की सबसे ठंडी एंड पांचवी अवस्था होती है। होती है, जो इसकी खोज है 1925 में सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। या बोस-आइंस्टीन। तो बोस-आइंस्टीन क्या है? पदार्थ की सबसे ठंडी और पांचवी अवस्था है। ये 1955 में सत्येंद्रनाथ बोस, ये बोस-आइंस्टीन के द्वारा क्या की गई थी? डेवलप भी की गई थी। तो इतना जाना हमने भौतिक अवस्था के बारे में, हम पूरा पढ़ चुके हैं। ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन। भौतिक परिवर्तन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं। रासायनिक परिवर्तन भी दो टाइप में बटा हुआ था, एक था शुद्ध पदार्थ, एक था मिश्रण। अब उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बात करते हैं रासायनिक। अब हम बात करते हैं रासायनिक अवस्था जो थी दो टाइप्स में बटी हुई थी। एक था शुद्ध पदार्थ, एक था मिश्रण। तो पहले हम शुद्ध पदार्थ के बारे में बात कर लेते हैं। शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन क्या होता है? निश्चित तथा स्थिर होता है, उनको हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जिनका रासायनिक संगठन निश्चित तथा स्थिर होता है, उसको हम शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ जो था वो भी टू टाइप्स में डिवाइड था, एक था तत्व एंड एक था यौगिक। तत्व की बात कर लेते हैं हम। पहले दो पार्ट्स में डिवाइड थे, एक था तत्व, एक था यौगिक। तत्व जो था वे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम तत्व कहते हैं। वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम तत्व कहते हैं। प्रकार के समान परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं, तत्व कहते हैं।
जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, लोहा, सोना। तो तत्व जो होते हैं बेशुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम तत्व कहते हैं। जैसे लोहा हो गया एंड सोना हो गया। अब हम बात करते हैं तत्व। तत्व जो होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं, धातु, उपधातु एंड अधातु। जो तत्व होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। पहला है धातु, जिसमें विद्युत धारा को प्रभावित किया जा सकता है। प्रवाहित की जा सकती है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। एग्जाम्पल में हम लोहा ले लेते हैं। एंड दूसरा होता है उपधातु, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो भी सकती है, नहीं भी। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो जिनमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। जिसमें हो सकती है वो धातु होते हैं। एक होता है अधातु। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। एग्जाम्पल लकड़ी। लकड़ी में विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती। तो तत्व तत्व तीन टाइप से मिलकर बना हुआ तीन। तो तत्व के तीन टाइप्स होते हैं, धातु, उपधातु एंड अधातु। धातु जो होता है जिसमें विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है, उपधातु जिसमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, एंड अधातु जो होता है जिसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती। अब तत्व की बात कर लेते हैं हम। यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक निश्चित अनुपात में जो रासायनिक संयोजन होता है उसको हम यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन। रासायनिक संयोजन क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। अब जैसे H2O है, H2O, H एंड O। अब हाइड्रोजन के इसमें H2O में हाइड्रोजन के कितने टू अणु होते हैं? दो। और ऑक्सीजन के कितने होते हैं? वन होते हैं। तो दो अनुपात एक हो जाएगा ये। तो यही दो या दो से अधिक निश्चित अनुपात में जो रासायनिक संयोजन बनाते हैं उनको हम यौगिक कहते हैं। अभी दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक एंड अकार्बनिक। ये हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा जाके। अब इससे पहले हम बात कर लेते हैं मिश्रण क्या होता है। मिश्रण क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाए और मिलाने पर जो हमें विलयन प्राप्त होता है उसको हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाए, आपस में मिलाने पर वो पदार्थ बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण जो होता है, मिश्रण भी टू टाइप्स का होता है, समांगी मिश्रण एक होता है, विषमांगी मिश्रण। एक होता है विषमांगी मिश्रण।
समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाए और मिलाने पर वह पूरी तरीके से घुल मिल जाए तो क्या होता है, उसको समांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण वो होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाए लेकिन वो आपस में ठीक तरीके से न मिल पाए तो उसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएं, मिलाने पर पूरी तरह मिल जाए या घुल जाए उसको कहते हैं समांगी समांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम पानी में चीनी घोलें या पानी में नमक घोलें, ये हो गया। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाए, मिलाने पर पूरी तरह से घुल जाए, ये मिल जाए, उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी में चीनी मिलाए, पानी में नमक मिलाए, पूरी तरीके से क्या होते हैं, ये मिल जाते हैं। अब हम विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाए, आपस में मिलाया जाए और मिलाने पर पूरी तरह न मिल पाए पूरी तरह न मिल पाए तो उसको क्या कहते हैं, हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, पानी में तेल मिलाए हम, पानी में तेल मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। या हम पानी में बालू के वो मिलाए, बालू मिलाए यानी मिट्टी मिलाए तो वो क्या होती है, वो नीचे बैठ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसके कण होते हैं वो इसकी तुलना में क्या होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। तो जो होता है पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाया जाए जो पदार्थ बनता है उसको हम मिश्रण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, समांगी विषमांगी। समांगी जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर जो मिल जाए आपस में उसको क्या कहते हैं, समांगी। जैसे पानी में चीनी, ये जो होता है नहीं मिल पाते हैं, अच्छे तरीके से घुल नहीं पाते, होता है विषमांगी। अब हम बात करते हैं समांगी। जो विलयन होता है, जो हमें प्राप्त क्या होता है, हमें प्राप्त होता है विलयन। विलयन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर जो हम दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाते हैं, जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम विलयन कहते हैं। विलयन भी टू टाइप्स के होते हैं, विलय एक होता है विलायक। सॉरी। जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है वही विलयन होता है। अब विलयन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। विलेय जो होता है, मान लो हमारे पास कोई पात्र है, ये पात्र है, इसके अंदर हमने क्या भर दिया, पानी भर दिया, इसके अंदर हमने पानी भर दिया। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है या जिसमें हम चीज को मिलाते हैं तो वो होता है विलायक। जो चीज मिलाते हैं तो वो होता है विलेय। जिसकी मात्रा कम होती है, समझ लो, मान लो मैंने इसमें कोई स्पून डाली, स्पून में क्या है, चीनी है, तो इसकी मात्रा, चीनी की मात्रा कम है और ये हम क्या कर रहे हैं, विलयन में डाल रहे हैं, तो ये क्या है, विलेय है। और हम डाल किस में रहे हैं, तो पानी में डाल रहे हैं, तो पानी क्या है, इसका विलायक है। तो यही बात है, इसमें विलेय क्या है, जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है, इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है।
जिसमें मिलाया जाए, जिसमें मिलाया जाए वो होता है विलायक, जिसे मिलाया जाए वो होता है विलेय। चीनी क्या है? विलेय। ये जो है हमारा पानी क्या है? विलायक है। पानी क्या है? हमारा विलायक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। जिसकी कम मात्रा होती है, जिसमें जिसे मिलाया जाता है, चीनी को मिलाया जा रहा है, तो चीनी क्या है? विलेय है। पानी क्या है? हमारा विलायक है। जिसकी मात्रा अधिक हो, जिसमें मिलाया जाए, तो उसे ये कहते हैं हम विलीन कहते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर हम इसका फॉर्मूला निकालना चाहे, विलीन इज इक्वल टू होता है विलेय की मात्रा अपॉन विलायक की मात्रा मल्टीप्लाई 100। जैसे हम विलीन निकालना चाहे, विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा मल्टीप्लाई 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। का फॉर्मूला होता है विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा इंटू 100। अब तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? विलेय की जो मात्रा होती है वो भी बढ़ती है। अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो जो विलेय की मात्रा होगी वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो विलीन हो गया, दो टाइप्स का होता है, विलेय एंड विलायक। तो उपस्थित विलेय की मात्रा को ही क्या कहा जाता है? विलीन का सांद्रण कहा जाता है। तो विलीन का सांद्रण, अगर उसमें पर्याप्त मात्रा है तो वो सांद्र विलीन होगा, लेकिन उसमें कम मात्रा पाई जाती है तो वो क्या होगा? तनु विलीन होगा। विलीन का सांद्रण, विलीन का हमारा कोई पात्र है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें जो चीनी का, मान लो चीनी है, तो ये जो विलेय की मात्रा होती है इसको हम विलीन का सांद्रण कहते हैं। विलेय की मात्रा को विलीन का सांद्रण कहा जाता है। विलीन का सांद्रण कहते हैं। अब ये जो होता है विलीन की सांद्रता में अगर पर्याप्त मात्रा होती है तो उसको सांद्र विलीन कहते हैं। अगर इसमें पर्याप्त मात्रा है तो उसको सांद्र विलीन कहेंगे, लेकिन अगर इसमें कम मात्रा पाई जाती है तो इसको हम तनु विलीन कहेंगे। तो हम इसको क्या कहेंगे? तनु विलीन कहेंगे। परिक्षेपण में क्या होता है कि एक पदार्थ के कण जो दूसरे पदार्थ के कण के इर्द गिर्द छतरा दिए जाते हैं, छितरा दिए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? परिक्षेपण कहते हैं। इसमें पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? परिक्षेपण कहते हैं। उसको कहते हैं परिक्षेपण कहते हैं। परिक्षेपण जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है कोलाइडी विलीन, एक होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। एक होता है विषमांगी। विषमांगी भी टू टाइप्स का होता है, कोलाइडी, एक होता है विलियन। एक होता है कोलाइडी, एक होता है विलियन। वास्तविक विलियन में, समांगी विलियन को वास्तविक विलियन कहते हैं। वास्तविक विलियन, इसमें यह है कि इसका जो आकार होता है 10 की पावर माइनस के 7 सेंटीमीटर होता है, बस इसमें ज्यादा नहीं होता, 10 की पावर माइनस के 7 होता है। अब इन दोनों के बारे में हम डीपली जानकारी प्राप्त करेंगे। निलंबन क्या होता है? इसमें वास्तविक विलियन भी कहते हैं। वास्तविक विलियन भी कहते हैं। इसका जो आकार होता है 10 की पावर माइनस 7 से 10 की पावर माइनस के 8 सेंटीमीटर के बीच में होता है। इसको हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा
सूक्ष्म दिखाई आंखों से नहीं दिखाई देख सकते, नहीं देख सकते। कोलाइडी विलयन में क्या होता है? कोलाइडी विलयन के कणों का आकार निलंबन विलयन के कणों के आकार की तुलना में क्या होता है? छोटा होता है। इनका बड़ा होता है, इनका छोटा होता है। अब हम बात करते हैं इनका आकार। कोलाइडी कण का आकार जो होता है नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते। इसका जो आकार होता है 10⁻⁻7 से 10⁻⁻ के पास से 10⁻⁻ के 7 सेंटीमीटर होता है। इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसमें क्या होता है, जो हमारे पदार्थ के कण होते हैं तली में क्या हो जाते हैं, तल में एकत्रित हो जाते हैं। हम आंखों से देख सकते हैं इसको हम। उसे देख सकते हैं हम। एग्जाम्पल, अगर हम पानी में बालू के कण डालें तो हम उसको आसानी से देख सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, इसमें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। नग्न आंखों के द्वारा हम नहीं देखा जा सकता। कोलाइडी निलंबन में होता है। पदार्थ के कण जो होते हैं तल में एकत्रित हो जाते हैं। तो ये है बिल्ली परिक्षेपण, समांगी और वास्तविक। समांगी जो होता है समांगी विलयन और विषमांगी। समांगी को हम विषमांगी विलयन भी कहते हैं। इसको जो होता है दो टाइप्स होते हैं, कोलाइडी और निलंबन। कोलाइडी कणों का आकार निलंबन कणों के आकार की तुलना में क्या होता है? छोटा होता है, जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोलाइडी के भी विभिन्न प्रकार होते हैं। शॉल हो गया, पायस हो गया, जेल हो गया, कैसे कैसे होते हैं हम बात करते हैं। कोलाइडी कण के विभिन्न आकार। इसमें हम बात कर लेते हैं कोलाइडी कण के विभिन्न आकार में सबसे पहला आता है सोल। इसमें क्या होता है, जो ठोस के कण होते हैं वो क्या होते हैं, द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं, तो उसको हम सोल कहते हैं। इसके ठोस कण किसमें, द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम सोल कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, रबर के दस्तानों का निर्माण। अब दूसरे की बात कर लेते हैं हम। शॉल हो गया, एक होता है पायस। क्या होता है पायस में, क्या होता है, किसी कोलाइड में द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के कोलाइड के कण में क्या होते हैं, परिक्षेपित हो जाते हैं, परंतु घुलते नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, हम पायस कहते हैं। किसी कोलाइड में द्रव के सारे किसी कोलाइड में द्रव के सारे कण दूसरे कोलाइड के द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं, परंतु घुलते नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे दूध हो गया, क्रीम हो गया, मक्खन हो गया, ये होते हैं। किसी कोलाइड में द्रव के सारे कण दूसरे कोलाइड कण में जो होते हैं परिक्षेपित हो जाते हैं, परंतु घुलते नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, हम पायस कहते हैं। जैसे दूध, क्रीम, मक्खन हो गया। अब आते हैं हम जेल। जाली तो दिखते किस, हाँ जाली तो देखी होगी। जो जाली होती है, जैसे जेल जेल में क्या होता है, जाली तो सबने देखी होगी। जेली में होता है वो थोड़ी द्रव की तरह रहती है, लेकिन प्रभावित नहीं होती है। अतः इसमें ये है, ठोस के कण द्रव में तो परिक्षेपित हो जाते हैं, परंतु प्रभावित नहीं होते हैं। ठोस के कण द्रव में परिक्षेपित तो हो जाते हैं,
परिक्षेपित हो जाते हैं, प्रवाहित नहीं होते हैं। होते हैं उसको जेल, जैसे एग्जाम्पल में जेली भी इसमें आता है, जेली और पनीर। तो ठोस के कण क्या होते हैं? ठोस के कण द्रव में परिक्षेपित तो हो जाते हैं लेकिन ना प्रवाहित नहीं होते हैं। तो उसमें जैसे हम जेली हो गया, पनीर हो गया, द्रव क्या होता है? द्रव बहता है, बहने की जो फ्लोमा होता है उसमें ये बस ये गुण नहीं आता है प्रवाहित होने का। तो जेल। अब हम बात करते हैं एरोसेल, करते हैं एरोसेल। द्रव में गैस या ठोस कणों का परिक्षेपित होना, परिक्षेपित होना क्या कहलाता है? एरोसेल कहलाता है। द्रव में ठोस या, अब अगर ठोस है, अगर एरोसेल ठोस है तो क्या करेगा? ये धुआं का सेंस देगा। लेकिन अगर क्या है? द्रव में है, गैस में है, तो कोहरे का सेंस लिख लो। जैसे एरोसेल, एरोसोल है, ठोस है तो धुआं, और एरोसेल या एरोसोल गैस या द्रव है तो कोहरे का सेंस देगा। हाँ, तो क्या देगा? कोहरे का सेंस देगा। परिक्षेपित होना क्या? एरो, अगर एरोसेल ठोस है तो धुआं, एरोसेल अगर द्रव है तो कोहरे का सेंस। क्या करते हैं? जो ये पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ होते हैं, इनको क्या करते हैं हम? अगर इनका पृथक्करण करें तो उनकी हम विधि पढ़ते हैं, पृथक्करण की विधि। पृथक्करण विधि सबसे पहले आती है ऊर्ध्वपात, ऊर्ध्वपातन के बारे में पढ़ते हैं, के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? जो ठोस होता है सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जब देखा होगा कपूर जो होता है वो ठोस की फॉर्म में होता है, लेकिन वो डायरेक्टली क्या होता है? उसको जलाने से वो डायरेक्टली क्या होता है? गैस की फॉर्म में हो जाता है। नैप्थलीन हो गया, कपूर हो गया, तो वो क्या है? ऊर्ध्वपातन होते हैं। ठोस को सीधा गैस में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल कपूर हो गया, नैप्थलीन हो गया। ये अगर हम सेकंड की बात करें, एक होता है बर्ण लेखन। लेखन क्या होता है? डाई को लेखन से अलग करना। जो डाई ऐसे है इसको इससे अलग करना, जितने भी कपड़े रंगे वगैरह होते हैं उनको उससे वर्णक से अलग करना। डाई को वर्णक से अलग करना, आसवन विधि। आसवन विधि में क्या होती है? कच्चे तेल को ईंधन से अलग करना, कच्चे तेल को ईंधन से अलग करना। शुद्धिकरण की बात कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन। इसमें क्या करते हैं? जल का शुद्धिकरण करते हैं। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस को सीधे गैस में कन्वर्ट करता है, कपूर हो गया, नैप्थलीन हो गया। बर्ण लेखन में क्या होता है? डाई को वर्णक से अलग करता है। आसवन विधि में क्या होता है? कच्चे तेल को ईंधन से अलग करने का काम। फिल्ट्रेशन में जो जल होता है, जल का शुद्धिकरण करता है, ये जल का शुद्धिकरण करता है। ब्राउनिंग गति। जो कोलाइडी विलयन होते हैं, कोलाइडी विलयन में जो कण होते हैं वो इधर उधर गति करते रहते हैं, उसको ये कहते हैं ब्राउनी गति कहते हैं। कोलाइडी विलयन के कण लगातार इधर उधर गति करते रहते हैं,
गति करते रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति कहते हैं। एक होता है टिंडल प्रभाव। एक होता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव में क्या होता है, जो प्रकाश पुंज प्रभाव क्या होता है, जो हमारा बंद कमरा है, बंद कमरे में जो प्रकाश के पुंज आते हुए दिखाई देते हैं, थोड़ा सा जैसा इधर से कोई मान लो कोई रास्ता छूटा हुआ है आने का, छोटा सा है, उसमें जो प्रकाश के कण आते हैं उसी को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो वही प्रकाश प्रकाश पुंज जो बनता है वही क्या होता है, टिंडल प्रभाव होता है। जो बनता है जो किसका कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्ण होता है। तीव्र प्रकाश गुजारते हैं जब कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजारते हैं, प्रकीर्ण होता है, कण द्वारा क्या होता है, प्रकीर्ण होता है। तो जो प्रकीर्ण होता है वो प्रकाश के परिवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के परिवर्तन के कारण होता है। टिंडल प्रभाव का कारण टिंडल प्रभाव का कारण क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन। अभी हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। बंद कमरे में प्रकाश को गुजारा जाता है, प्रकाश के द्वारा बना पुंज क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहता है। ये टॉर्च हो गया, लाइट की जो टॉर्च होती है वो टॉर्च से ही बनते हैं, तो वो भी क्या है, टिंडल प्रभाव है। टिंडल प्रभाव का कारण क्या है, प्रकाश का परिवर्तन। जब कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजार जाता है तो कण द्वारा जो प्रकीर्ण होता है वही टिंडल प्रभाव होता है। ब्राउनी गति क्या होती है, कोलाइडी कण में जो कण होते हैं जो इधर इधर उधर गति करते रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। अपोहन क्या होता है, जब कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से जो हटाने की या अलग करने की प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। अब टिंडल प्रभाव से हम आगे के बारे में बात करते हैं। अब हम परमाणु की संरचना के बारे में बात करते हैं। परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही सृजित किया जा सकता है। वह छोटा सा छोटा भाग है जो अविभाजित होता है, मतलब विभाजित नहीं हो सकता है। मुनि थे तो उनके अनुसार ये था कि जो पूरी पृथ्वी है उन पर 5 तत्व पाए जाते हैं। तो उनकी अवधारणा थी कि जो पूरी पृथ्वी पर होता है परमाणु 5 से मिलकर बना हुआ होता है। जल हो गया, हवा हो गया, जल, हवा, आग, धरती, आकाश, 5 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन कणाद के अनुसार क्या है, वह छोटे से छोटा पदार्थ जो अविभाजित हो, उसके उससे से भी छोटा हो, मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कणाद के अनुसार क्या है, जो अविभाजित हो, तो उसको ये कहते हैं, हम परमाणु संरचना कहते हैं। लेकिन जो परमाणु संरचना होता है, परमाणु का जो खोज का जो आविष्कार हुआ था उसका जो श्रेय जाता है वो डाल्टन को जाता है। जो इसका श्रेय है वो डाल्टन को जाता है। तो हम बात कर लेते हैं परमाणु की संरचना के बारे में। परमाणु को ना तो सृजित किया जा सकता है
एक मोल का मान जो होता है, जो एक मोल में कितना होता है, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। ये होता है, हमने अभी ये पढ़ा पर मोल के बारे में। अब मोल जो है 1967 में इसके प्रतीक को क्या किया गया, स्वीकार किया गया इसके प्रतीक को। तो ये मोल है। अब हम जानते हैं परमाणु के जो मूलभूत कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, के कौन कौन से होते हैं। 3 है, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन है, पहले हम लिख देते हैं हम खोजकर्ता, आवेश लिख देते हैं, द्रव्यमान लिख लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की बात कर लेते हैं, तो जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। अब हम इसमें आवेश की बात कर ले, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर धनावेश पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है, प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है, न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। इसका जो ऋणावेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसका भी यही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसका 0 होता है। अगर हम इसके द्रव्यमान की बात कर लें, इसका द्रव्यमान पाया जाता है 9.1 इंटू 36। इसमें जो पाया जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg पाया जाता है। इसमें भी 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज करता है वो थे जे थॉमसन, और प्रोटॉन की जो खोज है वो गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की चैडविक है। आवेश की बात कर ले, इस पर ऋणावेश पाया जाता है, इस पर धनावेश, और ये उदासीन होता है 0। इसका जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है। इसका जो मान होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 27 kg होता है। इसका भी इतना ही होता है। जो है इलेक्ट्रॉन की जो तरंग की प्रवृत्ति बताने वाले कौन थे, डी ब्रोगली साहब। इलेक्ट्रॉन की जो तरंग की प्रकृति है, तरंग की प्रकृति की खोज करने वाले जो है डी ब्रोगली थे। इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति खोज डी ब्रोगली साहब ने की थी। पहले जो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है उसका जो निर्धारण किया था वो मिलीकिन्स ने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का निर्धारण सबसे पहले किसने किया था, मिल्किन ने किया था। और हम इसमें बात कर लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति खोज डी ब्रोगली ने की थी। तो बना के लिखो, जो न्यूट्रॉन है 1930 में जो पोली वैज्ञानिक है, पोली वैज्ञानिक ने ये बताया कि जो न्यूट्रॉन है वो आवेशहीन और द्रव्यहीन है, द्रव्यमानहीन है। न इन पे द्रव्यमान का चार्ज पाया जाता है, न इनका आवेश पाया जाता है। तो ये क्या है, पॉली वैज्ञानिक ने इसको बताया था। अभी जो बताए सेकंड पॉइंट यहाँ लिखो, जो पॉजिट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी,
एंडरसन ने की थी। इसकी खोज की थी एंडरसन ने। परमाणु की आंतरिक संरचना। परमाणु की आंतरिक संरचना कैसी होती है? परमाणु में जो होता है एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर जो होते हैं वो कोष चक्कर लगा रहे होते हैं। कोष पाए जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। दोनों परमाणु की आंतरिक संरचना क्या है? जो परमाणु है वो नाभिक और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। अब इस नाभिक के चारों ओर जो होते हैं कोष पाए जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पॉजिट्रॉन की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके, जो प्रोटॉन है की संख्या के बराबर होती है। ये बराबर होती है इसलिए कि न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, इसलिए न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। तो इसकी आंतरिक संरचना यही है कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर, इस पे इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है। पॉजिटिव प्रोटॉन पर जो होता है वो धनावेश पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस पाया जाता है। इसलिए न्यूट्रॉन क्या होता है, इन दोनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। अब हम बात, जो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। उन्होंने क्या पाया कि उन्होंने पाया जो हल्के तत्व हैं, हल्के तत्वों पर उन्होंने अल्फा कोणों की बमबारी की, तो उन्होंने पाया कि उनमें से एक प्रकार की वैदिक किरणें निकलती हैं। ये वैदिक किरणें जब निकलती हैं तो इनके उस निकलने से एक पदार्थ बनता है, पदार्थ बन जाता है। तो जो पदार्थ मिलता है बन जाता है। अब वैदिक किरणें क्या होती है, उदासीन होती है, इसलिए क्या उन्होंने वैदिक किरणें उदासीन होती है, इसलिए इसको क्या न्यूट्रॉन कहा होती है। वैदिक किरणें जो होती हैं वो उदासीन कणों से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए क्या कहा उन्होंने, इसको न्यूट्रॉन का नाम दिया। अब हम बात करते हैं जो हमारे वैज्ञानिक चैडविक थे, वैज्ञानिक चैडविक ने हल्के तत्वों पर अल्फा कणों की बमबारी की। तो उन्होंने पाया उसमें से वैदिक किरणें निकलती हैं, वैदिक किरणें निकलती हैं। वैदिक किरणें निकलती हैं और वैदिक किरणें जो होती हैं, वैदिक किरणों के निकलने से एक पदार्थ बनता है, एक पदार्थ बनता है। जो वैदिक किरणें होती हैं, वैदिक किरणें उदासीन कणों से मिलकर बनी हुई होती हैं, उदासीन कणों से मिलकर बनी हुई होती हैं। उदासीन कणों से मिलकर बनी होती हैं, तो इन्हीं को क्या कहा उन्होंने, न्यूट्रॉन कहा। इन्हीं गुणों को क्या कह दिया उन्होंने, न्यूट्रॉन कह दिया। तो वैज्ञानिक चैडविक ने हल्के तत्वों पर अल्फा कणों की बमबारी की। उन्होंने पाया कि उसमें से एक वैदिक किरणें निकलती हैं, ये वैदिक किरणों के निकलने से एक पदार्थ बनता है। तो वैदिक किरणें उदासीन कणों से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए को उन्होंने क्या कहा, न्यूट्रॉन कण कहा, न्यूट्रॉन कह दिया। अब हम इसमें देखते हैं जो हमारा 4 बेरिलियम होते हैं, 9 + 2 हीलियम 6 12, ये उदासीन हो जाएगा, ये उदासीन हो जाएगा। तो ये है न्यूट्रॉन। अब हम इसके आगे के बारे में जानते हैं। कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल
रदरफोर्ड का परमाणु परमाणु मॉडल, इसमें क्या है कि जैसे इसमें इन्होंने क्या लिया, एक प्रतिबिंब लिया। एक सोने की इन्होंने क्या ली, छड़ ली, बहुत पतली छड़ ली सोने की। ये स्वर्ण छड़ ली, इसमें स्वर्ण की परत ली, स्वर्ण की परत ली जो बहुत ही पतली थी, जिसकी मोटाई थी वो थी 0.004 सेंटीमीटर थी। अब यहाँ से क्या किया उसने, अल्फा कणों की बमबारी की। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, यहाँ एक जो माइक्रोस्कोप और प्रतिदीप्त जो शील पदार्थ है उसके बीच में स्वर्ण की परत रखी, स्वर्ण की परत रखी। जो स्वर्ण की परत थी उसकी जो मोटाई थी 0.004 सेंटीमीटर थी। उन्होंने क्या किया, जब इस पर अल्फा कणों की बमबारी की तो उन्होंने देखा अल्फा कणों की बमबारी, कुछ तो जो अल्फा कण होते हैं वो सीधे नाभिक के आर पार चले जाते हैं। इसका ये मतलब है कि नाभिक का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। लेकिन कुछ जो होते हैं अपने मार्ग से विचलित होकर इधर उधर फैल जाते हैं, चले जाते हैं। इन्होंने इनसे पाया कि जो उसका जो अधिकांश इसलिए होता है क्योंकि इसमें नाभिक पाया जाता है। नाभिक के पानी से क्या होता है, इधर उधर मार्ग से विचलित हो जाते हैं। और मार्ग से विचलित 180 डिग्री से विचलित इसलिए हुए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो है धनावेशित पार्ट भी पाया जाता है। तभी तो कहा उन्होंने कि प्रोटॉन जो नाभिक जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। अभी रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है इसमें दोष पाए गए, ये बात को सिद्ध नहीं कर, अधिक ऊर्जा वाले कोष से कम ऊर्जा वाले कोष की तरफ आते हैं। तो इसमें एक अवस्था ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जिससे क्या होगा, परमाणु का विनाश हो जाएगा। ऐसे ही है, मान लो कोई ये परमाणु है, ऐसे 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 आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे। एक अवस्था ऐसी आएगी कि यहाँ आएगा तो इससे क्या होगा, इसका नाभिक परमाणु का क्या हो जाएगा, नाभिक में गिरकर परमाणु का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। एक ऐसी अवस्था भी आएगी। तो ये इसमें ये सिद्ध नहीं कर पाए कि ये चक्कर ऐसे क्यों लगाते हैं, चक्कर क्यों लगाते हैं और कौन कौन सी दिशा में लगाते हैं। अब इस नील्स बोर का नियम, रदरफोर्ड की जो भी कमियां थी उनको दूर करने के लिए नील्स बोर का नियम आया। इन्होंने नील्स बोर ने क्या किया, प्लांक क्वांटम सिद्धांत का यूज किया इसमें, रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए। रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए हम नील्स बोर ले आए। और जो इसमें यूज किया था इन्होंने, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत यूज किया था। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत इसमें यूज किया था। तो दूर करने के लिए नील्स बोर का नियम आया, इन्होंने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत इसमें यूज किया था। अब जो होता है इसमें पहला था, जब परमाणु नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं, जिनका कोणीय संवेग क्या होता है, h/2 होता है। h से डिनोट करते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। एक वृत्तीय कक्षा होते हैं, इनमें कई वृत्तीय कक्षाएं पाई जाती है, लेकिन ये सभी वृत्तीय कक्षाओं में नहीं घूमते हैं। केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, जिनका कोणीय संवेग क्या होता है, h/2 होता है। कई वृत्तीय कक्षाएं पाई जाती हैं। में नहीं घूमते हैं। कुछ निश्चित कक्षाओं में
घूमते हैं, जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई होता है, जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई होता है। अभी जैसे हमारा नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ऐसे कक्षाएं पाई जाती हैं। अब जैसे इन्होंने क्या दिया, इनको नाम दे दिया K L M N, 4 कक्षाएं पाई जाती हैं। K को 1, L को 2, M को 3, N को 4। फॉर्मूला होता है 2n²। मान लो हमें K का निकालना है, 2n²। मान लो हमें K का निकालना है, तो K क्या करेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो 2 आ जाएगा। L का निकालेंगे, 2n², 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 2 जा 8, ये आंसर आ जाएगा। अब n का और m का आप इसका दोनों का निकाल कर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका। तो ये हो गया 2n², 2 इंटू 4, 8 आ जाएगा इसका। तो इसमें नाभिक में जो हो गई, ये उपकोष पाए जाते हैं, K L M N को अलग अलग नाम दिया। इलेक्ट्रो ऑर्बिटल क्या होते हैं, उपकोष ऑर्बिटल क्या होते हैं, किसे कहते हैं, ऑर्बिटल। नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाला वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाला वह त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाला वह त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या ज्यादा पाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। अब ऑर्बिटल में जो होता है, कोष होता है, कोष से मिलकर कोष उपकोष से मिलकर बनकर बना हुआ होता है। अब इसमें जो होते हैं ऑर्बिटल जो होते हैं कितने अधिकतम आ सकते हैं, तो कोष जो कौन से K L M N। उपकोष जो होते हैं हमारे होते हैं S P D F। इसमें जो ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल क्या होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने वाला क्षेत्र होता है। जो S में होते हैं अधिकतम 2 हो सकते हैं, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। T में कितने होते हैं, T में 6 होते हैं। D में कितने होते हैं, 10 होते हैं। F में कितने होते हैं, 14 होते हैं। इसमें बॉक्स तो 3 यूज होंगे, तो पहले से भरेंगे, 6 होते हैं। एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनके भरने की दिशा ऐसे होती है, ऐसे नहीं कि ऐसे भर दो, ऐसे जो मन में आए ऐसे भरते चले जाओ, ऐसे नहीं, बाद में परेशानी पड़ेगी। ये तो पूरे पूरे है, लेकिन बाद में परेशानी पड़ेगी इसको भरने में। तो यहाँ 14 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे पहले इधर वाले भरो, फिर इधर वाले पूरे करो, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बस। जैसे ये अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें यानी कि तीसरा भी इसमें ऐड कर दिया, ऐसा नहीं होता, बस 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं अधिकतम। विपरीत दिशा होती है इनके चक्रण की, एक इलेक्ट्रॉन इधर को जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर को जाता है। कल एस जो उपकोष है इसकी आकृति कैसी होती है, एस उपकोष की आकृति जो होती है वो गोलाकार होती है। इसकी होती है डंबल आकार, इसकी जो होती है द्विडंबल होती है, इसकी जो होती है जटिल होती है।
अगर पूछने लगे कि जो एस ऑफ कोसस की आकृति गोलाकार होती है, पी की डंबलाकार होती है, डी की द्विडंबल होती है, एफ की क्या होती है, जटिलाकार होती है। तो इसमें जो होते हैं कॉस 2, इसमें 2 होते हैं, इसमें 6, 10, 14। एक में एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। होते हैं ऑर्बिटल से मिलकर उपकोष बनते हैं एंड उपकोष से मिलकर क्या बनते हैं, कोष मिलते हैं। जिसका फॉर्मूला होता है वो होता है 2l प्लस s का 0 मान होता है, l का 1 होता है, d का 2, spd, f का 3 ये होता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है उसी को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। प्रोटॉनों तथा द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये नाभिक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होगा उसी को क्या कहते हैं, हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। पल में C612 एकमात्र एक हीलियम हाइड्रोजन ही है जिसका जो परमाणु जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो 0 होती है। पर में C612 का निकालें हम तो इसका जो फॉर्मूला होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। 12 इज इक्वल टू P प्लस N, तो 6 इसका मान, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 12 माइनस 6 आ जाएगा। ये इसका